हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हमारा जो लेक्चर है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का शुरू होता है। तो अभी हम पहले लेक्चर में क्या करते हैं, अगर आपने सी प्रोग्रामिंग की पूरी प्लेलिस्ट देख रखी है तो आपके ऑल ओवर कंसेप्ट जो सी प्लस प्लस क्लास इसी लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि जितने कंसेप्ट्स जो सी प्रोग्रामिंग के और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के सिमिलर है उनको आज इसी एक ही वीडियो में मैं एंड अप कर दूं, खत्म कर दूं, और आगे हम फिर उसके बाद में ताकि आगे बढ़ सके हम। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखे अभी तक सी प्रोग्रामिंग के तो आप पहले सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट देख लीजिए। ज्यादा बड़ी वीडियोस है नहीं उसके अंदर, मैक्सिमम 20 मिनट के, उससे ज्यादा तो है नहीं, मोस्टली 14-15 मिनट इतनी ही वीडियो रहती है हमारी। तो आज जो पहले लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ वो सी प्रोग्रामिंग के जितने भी कंसेप्ट हमने किए थे वो हम सी प्लस प्लस के अंदर देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे VS कोड, हमारे कोडिंग पार्ट के ऊपर। हाँ जी, तो अभी आपके सामने हमारा C++ प्रोग्रामिंग का पहला लेक्चर है और पहला कोड है जिसको आज हम समझेंगे। जैसे C अपनी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वहां पे जो एक लाइब्रेरी इंक्लूड होती थी stdio.h, है ना। तो बट हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इंक्लूड IOStream का, उस लाइब्रेरी का यूज करते हैं ताकि हम हमारे इनपुट और आउटपुट के जो कंसेप्ट हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो हम यूज कर सके हमारे कोड के अंदर बेसिकली, है ना। तो उसके बाद में हमारा वही C प्रोग्रामिंग में क्या होता था, इंट मेन फंक्शन होता था जो हमारा सी प्रोग्रामिंग का एंट्री गेट होता था। एग्जैक्टली सेम हमारा C++ प्रोग्रामिंग में भी वही फंक्शन है इंट मेन जो हमारा एंट्री गेट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये पूरा ब्लॉक हमारा इंट मेन फंक्शन का है। इसके बाद में हम सिंटैक्स, वहां हम सी प्रोग्रामिंग में हम क्या करते थे, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते थे ताकि हम आउटपुट ले सके। यहां पे हम यूज करते हैं std फॉर स्टैंडर्ड, हम यूज करते हैं रेजोल्यूशन स्कोप का, उसके बाद में सी आउट का यूज करते हैं और एंगल ब्रैकेट के साथ में फिर स्ट्रिंग में लिखते हैं जो भी हम, जैसे हम प्रिंट ऑफ के डबल कोट्स में लिखते थे ना, जो भी हमें प्रिंट करवाना था, तो यहाँ पे हम डबल कोट्स यूज करते हैं, बट उससे पहले एंगल ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या देगा, आउटपुट देगा। ये जैसे हेलो संदीप कारवाल, ये हमारा पूरा नाम कंप्लीट करता है। ठीक है, इसके बाद में अगर देखो ये सिंटैक्स जो है ना वो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, C++ प्रोग्रामिंग है ना, इसको हम बदल भी सकते हैं, हम डायरेक्टली इसको सी आउट भी कर सकते हैं, बट ये अभी रन नहीं करेगा क्योंकि अभी एरर दे देगा, क्योंकि इसे स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं पता। तो इसलिए हमें यहाँ ऊपर एक लाइन यूज करनी पड़ेगी, यूजिंग नेम स्पेस std। अब ये जो लाइन हमने यूज करी है यूजिंग नेम स्पेस std, ये अब हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया कि भाई आउटपुट और इनपुट या फिर जो भी अब आगे आप वेरिएबल्स वगैरह बनाओगे, आपको std और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डबल कॉलन आपको दिखाई दे रहे थे वो होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं उनको, ठीक है, वो बोलते हैं। तो अभी अगर मैं कोड को रन करूं तो हमारा कोड फाइनली वर्क करेगा, हमारे एज एक्सपेक्टेड बिल्कुल किया। ठीक है, तो आप डायरेक्टली सी आउट का यूज करते हो आउटपुट के लिए। अगर आपको कोई इनपुट में वैल्यू लेनी है तो वो कैसे लेते हैं हम C++ प्रोग्रामिंग, वो देख लेते हैं। एक इंट एन, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया एंटर वैल्यू। अब मैं चाहता हूं कि आगे जो काम हो ना, एक लाइन प्रिंट हो एंटर वैल्यू, अगली जो लाइन आए ना वो नेक्स्ट लाइन में आए। जैसे हम उसमें क्या यूज करते थे, सी प्रोग्रामिंग में \n का यूज करते थे न्यू लाइन के लिए, लाइन ब्रेकिंग, और यहाँ पे हम यूज करते हैं एंगल ब्रैकेट के साथ में काम करेंगे। एंगल ब्रैकेट के साथ में हम काम करके लिखेंगे एंड एल का मतलब हो गया एंड लाइन, लाइन का एंड करना, एंड, ठीक है, ये होता है हमारा एंड लाइन करने के लिए। उसके बाद में मैं इनपुट लेने के लिए यूज करता हूँ सी इन फंक्शन का, फिर एंगल ब्रैकेट। सी इन होता है आपको C++ में इनपुट लेने के लिए, सी इन आप वेरिएबल का नाम लिखोगे डायरेक्टली बस, और उसके बाद में क्या करोगे, सी आउट कर सकते हो भैया, आप यहाँ पे सी आउट कर सकते हो जो भी आपने वैल्यू डाली होगी एन के अंदर। ठीक है, उसके आगे मैं पहले एंड एल, आप ना ऐसे भी कर सकते हो, एंड एल आगे भी लगा सकते हो किसी के, ताकि आगे से लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, कोड को रन करके देखता हूँ। इनपुट मांगेगा, सबसे पहले मैंने मान लो कि मैंने 2 दे दिया, एंटर दबाया मैंने, आउटपुट में भी 2 आ गया बिल्कुल। और ऐसे भी यूज कर सकते हो, इसके साथ में स्ट्रिंग भी डाल देते हो, ये डाल सकते हो कि वैल्यू ऑफ एन इज, जैसे कोड को फिर से रन करूंगा, वैल्यू मैंने दे दी है 5, वैल्यू ऑफ एन इज 5, तो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो आ रही है। ये हमने सीख लिया कि इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं हमारे C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक, अब ना हमारा C++ प्रोग्रामिंग में एक और चीज आती है, एक और स्ट्रिंग का जो है डेटा टाइप हुआ था, हमने वहां पे कैसे यूज किया था सी प्रोग्रामिंग में, अगर याद हो तो वहां पे यूज करते हैं एरे ऑफ कैरेक्टर्स।
जो हमारा डेटा टाइप रहता है वो कैरेक्टर रहता है, उसको एरे में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का यूज करते हैं बेसिकली, है ना। तो अब हम यहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी हमारे पास डेटा डिफाइन हो चुका है स्ट्रिंग का, तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करके स्ट्रिंग का यूज करते हैं। देखते हैं जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप मैं मेरा लेता हूं फर्स्ट नेम इक्वल्स टू संदीप, ये मैंने अपना फर्स्ट नेम ले लिया संदीप, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूं क्या मेरा वर्क करेगा ये, सी आउट फर्स्ट नेम, ठीक। अब मैं एक बार प्रिंट करके देखता हूँ, रन किया कोड, यस बिल्कुल हमारा प्रिंट हो चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हमारा दूसरा भी यूज कर सकता हूँ, लास्ट नेम। एक और स्ट्रिंग मैंने बनाई लास्ट नेम, इसके अंदर मैंने अपना सरनेम डाल दिया, दिस इज खारेवाल, ठीक है। अब मैंने किया कि लास्ट नेम इसी के साथ में प्रिंट करवा देता हूँ लास्ट नेम, और बीच में मैं चाहता हूँ कि दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस आए, तो मैं अगर मेरे को स्पेस पहले मैं दिखा, पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद में हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने किया, अब देखना एक चीज, कोड रन हो रहा है, कोड रन, क्या बात है, नेटवर्क इश्यू है क्या? हाँ जी, ठीक है, देखो हो गया प्रिंट हमारा, रन नेटवर्क इश्यू के कारण थोड़ा लोड ले लिया इसने। तो ये देखो संदीप खारवाड़ बिल्कुल एकदम अटैच हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो। मैं स्पेस के लिए मैं क्या करूंगा, इसके बीच में मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग का यूज कर लूंगा। जैसे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग का भी जैसे यूज किया, ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देगा बेसिकली, है ना। ये देखो अलग अलग कर दी एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके अलावा दो चीज, एक मैं चाहता हूं कि एक ना वेरिएबल बनाऊंगा, थर्ड वेरिएबल, इसके अंदर फुल स्ट्रिंग आ जाए, फुल नेम आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग मैंने क्या फुल नेम, और इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों को ऐड ऑन करना सीख रहे हैं बेसिकली कि कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं। वो कॉन्कैटिनेशन मतलब जोड़ना स्ट्रिंग को, मैं इसको जोड़ दूंगा इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग के साथ में। जब मैं जैसे 1 + 1 2 ऐड ऑन करने पे 2 का सम आता है ना, ऐसे ही स्ट्रिंग को ऐड ऑन करने में वो कॉन्कैटिनेशन हो जाती है, कॉन्कैट हो जाती है, बेसिकली जुड़ जाती है, ऐड ऑन हो जाती है। तो इसका हम ऐड ऑन करते हैं, तो और आउटपुट देखते हैं इसकी क्या आती है। जैसे मैं कोड को रन करता हूं, सी आउट, हाँ सेमीकोलन हमने नहीं लगाया था एक, तो पहली तो दूसरा एक बार देख लेते हैं, कोड रन कर लेते हैं फिर। यस हमारा फुल नेम जो है वो ऐड ऑन होके आ चुका है। अगर मैं चाहूँ ना तो इसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, LEN लगा के, ठीक है। एक बार इशू आ सकता है क्योंकि हमने लाइब्रेरी का यूज नहीं किया है, अब इसको नहीं पता कि लेंथ क्या होता है। सॉरी, ये अपना फुल नेम LENGGTH लेंथ फुल लेता है। एक बार मैं फिर से कोड को रन करके देखता हूँ। हाँ जी, देखो अभी हमारी फुल जो है फुल नेम हमने लेंथ हमने निकाल ली है। अगर आपको यूज करने हैं हमारे क्या नाम लेते हैं कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं कॉपी वगैरह करने के लिए स्ट्रिंग को, ठीक है, इतना हम डीप में नहीं जाएंगे। अगर वो यूज करें तो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी उसकी इंक्लूड करनी पड़ेगी, जो लाइब्रेरी होगी, जैसे यहाँ पे IOStream है, वहाँ पे लाइब्रेरी होगी आपकी स्ट्रिंग नाम से। तो आप स्ट्रिंग की लाइब्रेरी यूज करोगे, फिर आप स्ट्रिंग के जितने भी मेथड्स है जो इनबिल्ट है या सॉरी जो आपको बाहर से यूज करना है वो यूज कर सकते हो उस लाइब्रेरी के साथ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज स्ट्रिंग का। इसके बाद में हम कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं। कंडीशंस हम कैसे यूज करते थे, फॉर एग्जांपल वोट के लिए बना लेते हैं कि अगर कोई यूजर है वो वोट दे भी सकता है कि नहीं दे सकता। एग्जांपल के तौर पे मैंने इंट एज नाम का एक वेरिएबल बनाया और मैं क्या करूंगा, यूजर से उसके अंदर डलवा लूंगा कि भाई आप वोट दे सकते हो कि नहीं दे सकते, या फिर आपकी एज क्या है। पूछ रहे थे व्हाट इज योर एज, हम क्वेश्चन पूछ रहे थे व्हाट इज योर एज। तो मैं सी इन कर देता हूं, एज को इनपुट में ले लेता हूं। उसके बाद में कंडीशन लगाता हूं, इफ अगर एज आपकी ग्रेटर देन 18 है, जो यूजर ने एज डाली है वो ग्रेटर देन 18 है, तब क्या होगा, और लेस देन होगी तो क्या होगा। अगर लेस देन होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि यू आर नॉट एलिजिबल,
एलिजिबल। ठीक है, अगर उसकी एज 18 से ग्रेटर है तो मैं बोल दूंगा कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ओके, यू आर एलिजिबल, इतने कर देते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे मैं कोड को रन करता हूँ, ये पूछेगा मेरे से कि व्हाट इज योर एज, मैंने डाल दी 20, एंटर किया, यू आर एलिजिबल। फिर से कोड को रन करता हूँ, इस बार पूछता है कि व्हाट योर एज, मैंने डाल दी 16, एंटर करता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये हमारी कंडीशंस अगर आपने देखी है तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर तो वो हमारी सिमिलर ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो सेम यूज होती है। ठीक है, ऐसे हम अब हमारे लूप्स के ऊपर बढ़ते आगे, लूप्स को यूज कर लेते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको एल्स इफ का भी तीसरी कंडीशन भी यूज करनी है तो आप एल्स इफ का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। वो बेसिकली हमारा जो सिंटैक्स रहेगा वो सेम ही रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा ऐसे। तो ये हमारी यहाँ पे आप कंडीशंस डाल दोगे और हमारी एल्स इफ का कोड भी बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा इफ कंडीशन भी यहाँ पे कवर होती है। और फॉर लूप भी हमारे, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप जो हम यूज करते थे सी प्रोग्रामिंग में, वो भी हमारा कहीं ना कहीं सेम ही रहने वाला है। अब देख लेते हैं, काउंटिंग प्रिंट करवा के देख लेते हैं तीनों लूप से एक बार। ठीक है, जैसे मैं फॉर लूप का सिंटैक्स देख लेता हूँ, इसके अंदर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई हमारा इनिशियलाइजेशन फर्स्ट वेरिएबल होता है, लेस देन 10 तक मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, लेस देन इक्वल टू 10, और आई प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, सी आउट। ये मैं इसलिए सब कुछ इसी एक वीडियो में करवा रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट देख ली होगी, इसलिए ये सब मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, कहीं ना कहीं सिर्फ हम वो रिकैप कर रहे हैं, सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, आई को हर बार प्रिंट करवाता चलूंगा। तो ये हमारा कहीं ना कहीं फॉर लूप का सिंटैक्स बन चुका है। मैं एक बार कोड को रन करके देखता हूँ। 1 to 10 हमारी काउंटिंग प्रिंट हो चुकी है। पहले 1 से स्टार्ट हुआ है और जब तक 10 तक नहीं पहुंचा तब तक अपडेट होता रहा है और उसको प्रिंट भी करवाते रहे हैं हम। और यहाँ पे आप सी आउट का यूज करना अच्छे से सीख चुके होंगे। वहां पे प्रिंट अप का यूज किया था, यहाँ पे आप सी आउट का यूज करोगे। ठीक है, और यही कोड अगर मैं वाइल लूप से करना चाहूँ तो वाइल कंडीशन में सेम ही होगा सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे आप लेके चलो कि इंट आई इक्वल्स टू 1, इनिशियलाइजेशन बाहर किया जाता है इसके अंदर, है ना, इनिशियलाइजेशन हम बाहर रखते हैं और ये प्रिंट आउटपुट वाली चीजें हम वाइल लूप के अंदर रखते हैं। और हमारे वाइल लूप के अंदर क्या आती है, हमारी कंडीशन आती है, कंडीशन हमारी सेम रहेगी। तो इससे अब हम क्या कर रहे थे, कमेंट कर देते हैं। अब वाइल लूप के साथ करके देखते हैं। सॉरी, अब देखो एक चीज मिस्टेक होगी हमसे, बहुत बड़ा कोड हो गया ना ये। तो एक काम करना पड़ेगा अभी हमें, हमने एक गलती कर दी। वो ये गलती ये है कि हमने प्लस प्लस नहीं किया, इंक्रीमेंट नहीं किया, हर बार 1 ही रह गया, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस एक लूप के अंदर फंस गया, 1 ही 1 प्रिंट कर रहा हूँ, कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है। तो क्योंकि हमने इसको अपडेट नहीं किया। मैं फिर से रन करता हूँ इस कोड को। जैसे कोड को रन करता हूँ, ये हमारी क्या हो गई, 1 to 10 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट हो चुकी है। ये हमारा वाइल लूप का सिंटैक्स था। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि मैं डू वाइल का यूज करूँ। डू वाइल को अगर डिफरेंस अगर पता हो तो कमेंट में बता देना, पोस्ट करके, जब मेरे बताने से पहले कंडीशन वही रहेगी। कमेंट में जल्दी से पोस्ट करके वीडियो डाल दो कि वाइल लूप और डू वाइल में डिफरेंस क्या है, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, और ये दोनों चीज आपकी डू के अंदर आ जाएगी क्योंकि ये काम पहले करता है। ठीक, अब मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये इनिशियलाइजेशन वही वेरिएबल रख लेते हैं अपन। ठीक है, वाइल लूप को कोड करते हैं, रन करते हैं कोड को और देखते हैं हमारी क्या आउटपुट आती है। क्या आउटपुट आती है, हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, ये हमारी गलती थी। ये 1 to 10 हमारी काउंटिंग प्रिंट हो चुकी है बेसिकली। तो अभी क्या हो गया, डू वाइल और वाइल का डिफरेंस की बात करते हैं। तो डू वाइल जो होता है ना, अगर हमारी पहली कंडीशन ही फॉल्स क्यों ना हो, फिर भी वो एक कुछ ना कुछ आउटपुट हमारी देगा। पहली बार एग्जीक्यूट वो होगा ही होगा, चाहे पहली कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो। अगर बात करें हम हमारे फॉर लूप और वाइल लूप की, अगर उनकी पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो वो वर्क नहीं करते, जबकि हमारा डू वाइल लूप पहली में वर्क करेगा ही करेगा। ये होता है हमारा मेन डिफरेंस है हमारे तीनों लूप में से डू वाइल लूप का। ओके, ठीक है, ये आज हमारा इसमें लूप्स भी हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शंस है। ठीक, हम फंक्शंस को देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं करवाता हूं, मेरा खुद का नाम प्रिंट करवाना है, मेरा फुल नेम। ठीक है, वो भी फंक्शंस के जरिए।
तो ठीक है, फंक्शंस का सिंटैक्स अगर आपको याद हो तो देखो मैं क्या करता हूँ, हाँ वॉइड, मेरा खुद का नाम प्रिंट करवाना है तो रिटर्न में कुछ लेना ही नहीं है, मेरे को खाली प्रिंट करवाना ना, तो मैं क्या करूंगा, वॉइड फंक्शन का नाम, वॉइड है क्योंकि हमें कुछ रिटर्न में नहीं लेना, तो फंक्शन का नाम मैं लिखूंगा प्रिंट नेम, ये मेरे फंक्शन का नाम होगा। और मैंने सी आउट में क्या कर दिया, मैंने अपना फुल नेम को प्रिंट करवा दिया, ये मैंने फंक्शन लिख दिया, ठीक है, ये मैंने फंक्शन लिख दिया। अब मैं कोड को रन करूं, क्या आना चाहिए आउटपुट, कमेंट पोस्ट करके वीडियो कमेंट पे बता दो, कुछ नहीं आया, इसका रीजन बताओ कि क्यों नहीं आया कुछ भी, ठीक है। अब ये कमेंट में, ये भी चीज कमेंट में बताना, अब मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखो कोई भी फंक्शन अगर हमने डिक्लेयर कर दिया ना, उसे कॉल करना जरूरी है। मैंने सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक आपको एग्जांपल देके बताया था फैन का, अगर याद हो तो आपको, कि अगर फैन हमने लगा रखा रूम के अंदर तो वो टंगा रहे चाहे, उसका कोई महत्व नहीं है जब तक हम उसके पावर बटन को ऑन ना करें। जैसे हम पावर बटन को ऑन करेंगे तब वो फैन चलेगा, बेसिकली वही है ना, वही हमारे फंक्शन के साथ में है। तो जैसे जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शन रन नहीं करेगा। अब मैंने फंक्शन को कॉल किया है तो अब फंक्शन रन भी होगा, अब आउटपुट भी देगा, तो ये हमारा फंक्शन। अब देखो मैं चाहता हूं कि मेरे को सम निकालना है दो वैल्यू का। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास दो वेरिएबल है, इंट num1 और जिसकी वैल्यू मैं यहीं पे दे देता हूं 10। दूसरा मेरे पास वेरिएबल है num2 जिसके में अंदर मैंने 20, ठीक। अब मैंने एक फंक्शन बनाया सम नाम का, मैंने फंक्शन बनाया सम नाम का, और मैंने ये आर्गुमेंट में पास कर दिया num1 और num2। अब जो चीज जहां पे फंक्शन कॉल के टाइम जो भी वेरिएबल्स हम पास कर रहे हैं उनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और ये जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, और जहां पे हम इनको एक्सेस करते हैं वहां पे हम इनको बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। num1 num2 और इंट डेटा टाइप हमें देना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं कि भाई इन दोनों का जो सम है ना मैं वो रिटर्न करूं, यहां से तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। इन दोनों का सम क्या होता है, नम, इन दोनों को ऐड ऑन करना पड़ेगा, num2, ठीक है। जैसे मैंने इनको ऐड ऑन किया तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेंगे सम को। अब यहाँ पे ये गलती आएगी क्योंकि ये वॉइड तो रहा नहीं, क्योंकि हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं ना, जो सम निकलेगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, तो इंटीजर वो रिटर्न करेंगे तो हम इसका डेटा टाइप क्या देंगे, इंट देंगे। अगर ये इंट कुछ रिटर्न करेगा तो इस सम में कुछ ना कुछ तो स्टोर होगा आके, तो इसको हम कहाँ स्टोर करवाएंगे, किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, जैसे आंसर का यूज कर लिया मैंने, ठीक है। और लास्ट में जाके मैं क्या करूंगा, इसको आउटपुट में दे दूंगा आंसर को कि इनका सम क्या आया, ठीक है। जैसे मैं कोड को रन करता हूँ, होप कोई मिस्टेक ना हो, 30 आ चुका है हमारा आउटपुट, 30 आंसर की वैल्यू क्या आ चुकी है, 30 आ चुकी है। यहाँ पे हमने दोनों वेरिएबल्स को पास किए और यहाँ पे एक्सेस करके उनका एडिशन करके हमने उसे रिटर्न कर दिया वापसी, ठीक है। तो अभी आप आगे बढ़ते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस देखते हैं, ठीक है। स्वैप कर लेते हैं ना, स्वैप का कर लेते हैं, इसी को ही हम चेंज कर लेते हैं स्वैप। तो इस बार हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्वैप करेंगे वैल्यू को, ठीक है। मैंने क्या किया, इसी को वॉइड बना दिया फिर से, num1 ये स्वैप है, स्वैप में मैंने इसको भेज दिया, और ठीक मैंने क्या किया, एक आउटपुट ले ली, इस पे लिख दिया मैंने बिफोर स्वैप। बिफोर स्वैप हमारी क्या आउटपुट रहने वाली है, num1 और num2 हमारी प्रिंट हो जाएंगे, कि हमारे num1 की वैल्यू क्या है और num2 की वैल्यू क्या है, ये हमारी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसके बीच में गैप आए दोनों वैल्यू के बीच में, तो हम ऐसे करके दोनों के बीच में गैप भी दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम यूज करेंगे कि आफ्टर स्वैप हमारी क्या स्वैप हुई भी है वैल्यू, दोनों को चेक करेंगे, दोनों का डिफरेंस आना चाहिए। स्वैप के लिए मैं क्या यूज करता हूं, इंटेक टेम्प नाम का थर्ड वेरिएबल यूज करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टेम्प के अंदर सबसे पहले num1 की वैल्यू डाल दूंगा। जैसे एग्जांपल मैंने सी प्रोग्रामिंग में दिया था, ग्लास का भी फिर से दे देता हूं कि मेरे पास दो ग्लास है, एक ए ग्लास है, एक ग्लास बी है, ए में मिल्क है, बी में वाटर है। तो मेरे को क्या करना है, स्वैप करना है। अब
ए के अंदर वाटर डाल देना है और बी के अंदर ये मिल्क डाल देना है। तो इन दोनों को कैसे मैं बदलूंगा, मेरे पास थर्ड गिलास होना चाहिए है ना, तीसरा गिलास होना चाहिए। तीसरे गिलास में पहले मिल्क डाल दूंगा, वाटर ए में डाल दिया और फिर ये मिल्क बी में डाल दूंगा। तो हम ऐसे स्वैप कर सकते हैं है ना, वाटर और मिल्क को। वैसे यहाँ पे नंबर को स्वैप करना है, वहां पे थर्ड ग्लास की जरूरत पड़ी थी, यहाँ पे थर्ड वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं नम 1 के अंदर अब क्या डाल दूंगा, नम 1 के अंदर मैं नम 2 डाल दूंगा और नम 2 के अंदर क्या डलेगा, हमारा टेम्प डल जाएगा है ना। हमने नम 1 की वैल्यू टेम्प को पकड़ा दी और नम 1 के अंदर मैंने नम 2 को डाल दिया और फिर नम 2 के अंदर क्या डाल दिया, वो टेम्प वाली, क्योंकि टेम्प वाली तो नम वाली वैल्यू टेम्प पे थी ना, तो टेम्प वाला मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं क्या, अगर आपने हमारी सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट देखी है तो आपको आंसर पता होगा। कमेंट में आंसर बताना कि इसका आंसर क्या आया होगा। जैसे 3 क्वेश्चन मैंने कमेंट के लिए बोल दिया ना, तो ऐसे ही करना है। पहले का जैसे 1 ये आउटपुट है, 2 ये आउटपुट है, 3 ये आउटपुट, तीसरे क्वेश्चन के आउटपुट बताओ। जैसे मैं कोड को रन करता हूं तो क्या आता है, सेम आती है, अभी चेंज नहीं हुई, स्वैप तो हो गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना स्वैप, देखो अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पे लिखता हूं नंबर 1 2, अगर मैं यहां पे कोड रन करता हूं तो स्वैप तो हो गई है। देख रहे हो कि देखो यहां पे मैंने जैसे किया तो इनकी वैल्यूज को स्वैप तो हो गई है, बदल चुकी है। नम 1 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 20 हो चुकी है, नम 2 की वैल्यू 10 हो चुकी है। अब ये क्यों हुई, इसका रीजन ये है, यह कॉल बाय वैल्यू। हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने भेजी है सिर्फ वैल्यू, ये वैल्यू गई है, ये नए वेरिएबल बन गए हैं, इनका कोई नया मेमोरी एड्रेस हो चुका है नम 1 और नम 2 के नाम से। तो अब ये क्या हुई है, एक कॉपी हो चुकी है। ये जो वैल्यू थी ना 10 और 20, ये इन नए वेरिएबल में कॉपी हो चुकी है। तो इन नए वेरिएबल की जो वैल्यू है वो स्वैप हुई है, ना कि हमारे ओरिजिनल जो हमारे वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू स्वैप हुई है। तो ये क्या हुई है, इनके जो नए वेरिएबल बने थे उनकी वैल्यू स्वैप हुई है। तो हम चाहते हैं कि हमारे ओरिजिनल वैल्यू की स्वैप हो, ओरिजिनल वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू स्वैप हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि हमें इसे बाय एड्रेस भेजना पड़ेगा, मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस कैसे भेजते हैं, M% का साइन लगा के ये भेजते हैं। और अगर हमें मेमोरी एड्रेस भेजना है, मेमोरी एड्रेस किस में भेजे जाते हैं, हमें हमेशा पॉइंटर्स के अंदर भेजे जाते हैं। तो हमें इनको क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंटर्स बनाना पड़ेगा। तो पॉइंटर्स हम बना लेते हैं, ये स्टार हमारा पॉइंटर्स को डिनोट करता है, पॉइंटर और ये भी पॉइंटर। अब मैं कोड को रन करके देखूं, टेम्प हमारा स्टार है ना, गलती से टेम्प हमारा स्टार नहीं। देखिए इस बार यहां पे नहीं, आउटपुट आफ्टर में यूज किया हमने, तो स्वैप हमारी वैल्यू हो चुकी है। अब ये क्या हुआ है, अब हमने इन मेमोरी का एड्रेस सेंड किया है इन 2 वेरिएबल्स को, और वो मेमोरी एड्रेस के ऊपर चेंज हुई है, जो भी वैल्यू चेंज हुई है, अभी स्वैप जो हुआ है। ठीक है, तो आज के इसी लेक्चर में, सिर्फ एक लेक्चर में हमने C++ प्रोग्रामिंग के कितने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। हमने वेरिएबल्स देख चुके हैं, वही हमारा कैरेक्टर हो गया, एसटीज रहता है, इंटीजर होता है, स्ट्रिंग नया डेटा टाइप आया हमारा, हमने वो यूज करके देख लिया, बूल भी रहता है हमारा, सेम वही रहता है। तो डेटा टाइप्स कवर हो चुके हैं आज की वीडियो में, फंक्शंस कवर हो चुके हैं, पॉइंटर्स कवर हो चुके हैं, फॉर लूप कवर हो चुका है, अपना व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप कवर हो चुका है, और हमारे कंडीशंस भी कवर हो चुकी है। ठीक है, तो आज मोस्टली जो टॉपिक्स हमने सी प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक से सीखे थे, बिल्कुल 0 लेवल से सीखे थे, वो चीजें हमने C++ प्रोग्रामिंग के साथ में कवर कर लिया, और साथ में इनपुट और आउटपुट भी हमने कवर कर लिया ना। एक ही लेक्चर के अंदर हमने 60% C++ प्रोग्रामिंग को कवर कर चुकी है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।